100 दिन लगा लो या 300 दिन लगा लो, ये तमगा कि आपने अमेरिका की और ईरान की आपस में सुलह करवाई, ये मिलने वाला नहीं। हमने अमेरिका की दोस्ती के अंदर चीन की दोस्ती को ख़त्म कर दिया, गंवा दिया। ईरान चूँकि ज़ाहिर बात है कि उसका जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ है, थोड़ा बहुत किसी हद तक रूस से मदद लेता है या चीन से लेता है, तो ये बात आप क्लियर कर लें कि पाकिस्तान को वो दोस्त नहीं समझता। अभी हज फ्लाइट थोड़ी रहती हैं, अभी सिर्फ इशारे हुए हैं। इस इशारों के अंदर ट्रंप ये कहेगा तू भी लड़ तो तुम भी लड़, मैं जा रहा हूँ। 101 दिन हो गए हैं, हम सिर्फ अमेरिका और ईरान और अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब, हम वो खेल रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या बीत रही है। क्या हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हमें नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है? ये ऐसी जंग है जहाँ उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अल्फराज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, आप इस बात के गवाह हैं, ईद से पहले जब हमने प्रोग्राम आपके सामने रखे इस सूरत हाल पर, ईरान अमेरिका इसराइल जंग पर, तो ओरिया साहब कहते थे कि जी ईद गुजरने दें और जैसे ही हज का मामला गुजरेगा उसके बाद ये हमला, ये लड़ाई, ये जंग फिर शुरू हो जाएगी। और फिर आपने कल रात देखा कि ईरान और इसराइल और लबनान, इस दफ़ा एक डायरेक्शन दूसरी तरफ थी, वो थी लबनान, कि इसराइल के हमले लबनान पर जारी हैं। जबकि सीज़ फायर की जब बात हो रही थी पहली दफ़ा जब पाकिस्तान ने मीडिएशन का काम या किरदार अदा किया था, तो उस वक्त ईरान ने कहा था कि जी सीज़ फायर में लबनान पर हमले भी शामिल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सीज़ फायर हमारे दरमियान हो, इसमें लबनान को भी शामिल होना है। और ट्रंप बार बार इस बात पर नेतन्याहू को कहते रहे हैं कि जी लबनान पर हमले नहीं होने चाहिए। तो कल भी उन्होंने ट्वीट की, बल्कि आज की बात है, उन्होंने ट्वीट की और उसमें कहा कि जी ईरान और इसराइल दोनों हमला करने से बाज रहे हैं। हुआ क्या जी कि जब लिबनान पर हमला हुआ तो उधर से फिर ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए, फिर इसराइल ने दोबारा ईरान पर हमला किया, फिर हौदी बागियों की जानिब से इसराइल पर हमले किए कि बैलिस्टिक मिसाइल चलाए गए, जिसके बाद उन्होंने बाबुल मंदब को बंद करने का भी ऐलान कर दिया। अब इसराइल क्या कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है अमेरिका के, या अमेरिका जानबूझकर इसराइल को ये लिवरेज देता है कि चलें ठीक है, वो स्ट्राइक कर लेता है और उसके बाद अमेरिका कहता है जी नहीं करो नहीं करो, और वो खामोशी से थोड़ी देर पीछे होकर बैठता है, इंतजार करता है। ये सूरत हाल किधर जाएगी? क्या ऐसी जंग शुरू होगी कि जो अब अगर शुरू हुई तो किसी ना किसी एक साइड का खात्मा होगा तो जंग खत्म होगी, नहीं तो नहीं होनी? क्या सूरत हाल इस तरफ जाएगी? और थोड़ा सा जिक्र करेंगे जी कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान में भी एक मुज़ाकरात की बात हुआ करती थी। ये बाहर वाले मुज़ाकरात अंदर वाले मुज़ाकरात से कैसे जुड़े हुए हैं, आज इस पर भी गुफ्तगू करेंगे ओरिया साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। एज यू प्रेडिक्टेड सर बिफोर ईद के ईद गुजर जाए, हज हो जाए, फिर ये लड़ेंगे। इतनी 2-3 वजूहात हैं। उसकी एक बात तो ये है कि जो एक डिप्लोमेसी आपको बाहर नज़र आती है दुनिया में, वो बिल्कुल और है, और एक वो डिप्लोमेसी जो कि ट्रंप के साथ और अरब ममालिक और इसराइल करते हैं, वो बिल्कुल और है। ईरान चूँकि ज़ाहिर बात है कि उसका जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ है, वो थोड़ा बहुत किसी हद तक रूस से मदद लेता है या चीन से लेता है। पाकिस्तान को भी वो दोस्त नहीं समझता, ये बात आप क्लियर कर लें कि पाकिस्तान को वो दोस्त नहीं समझता। ये कल की इस रिपोर्ट को मैं आपको हम समझते हैं वैसे? हम भी नहीं समझते। हम अमेरिका को दोस्त समझते हैं। अमेरिका को दोस्त नहीं समझते, आका व मौला समझते हैं। और हमारे नज़दीक अमेरिका जो है वो हरफ़ आखिर है, इसीलिए हमारी सारी पॉलिसीज़ जो हैं उसी की उसमें चली जा रही हैं, और हम बिल्कुल कतन किसी किस्म की कोई हैसियत तो नहीं रही। यही वजह है कि पुतिन ने इंतहाई शर्मनाक तरीके से हमें कहा है कि चीन हमारे दोस्त नहीं है, हम बड़े ज़बरदस्त मुल्क, ये पाकिस्तान को में नहीं है दोस्त, ये पाकिस्तान को तंज़ करने वाली बात है। मतलब एक अब गरीब आदमी को आप ये कहें कि ये जी बड़े मकानात महल ने, ये किसको लिफ्ट कराता है? और वो बंदा जो है वो यानी साइकिल की ट्यूब भी मांग के अमेरिका से लेता हो तो उसको कहेंगे पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ठीक है, और इसको चीन वीन से कोई ताल्लुक दोस्ती वोस्ती नहीं है। तो इसने तन कहा है, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये बड़ी खास जुबान होती है कि जिसमें ये एक आदमी को बाकायदा सुना भी दिया जाए, और उसने बड़ा खौफनाक तरीके से सुना है। उसका मतलब यह है कि समझता है कि हमने अमेरिका की दोस्ती के अंदर चीन की दोस्ती को ख़त्म कर दिया, गंवा दिया। लेकिन मसला ये है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो लोग हैं, यूएई हो,
कतर हो, कतर शायद ना हो उसके अंदर शामिल, बहरीन हो, उसके बाद ये जो क्या नाम है कुवैत हो, और इस तरह के एक दो ममालिक हैं, उसमें सऊदी अरब की भी कॉन्सेप्ट शामिल है कि इस जंग को आपने डिले तो कर लिया, हमें थोड़ा सा सुख का सांस तो आ गया, ठीक है, हम अपने आप को थोड़ा सा संभाल तो पाए हैं, लेकिन अगर आपने जंग खुदा न खास्ता छेड़नी ही है, और चूँकि हम चाहते हैं कि ईरान का एक दफ़ा वजूद ख़त्म कर दिया जाए ताकि वंस फॉर ऑल हमारे सामने से ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं उनके नज़दीक ईरान का वजूद जो है 1979 से बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम की जड़ है, और जब से ये आए हैं उस वक़्त से उनका जो राज सिंहासन था वो टूट गया। उस राज सिंहासन में ये खुद नहीं बैठे थे, इस राज सिंहासन में उनको खिलाफत उस्मानिया के बाद अंग्रेज़ों ने बिठाया था। यानी पहले हिजाज के अंदर उन्होंने शरीफ मक्का को बिठाया था, फिर उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे एजेंट सऊदीज़ को बिठाया था, उनको वहाँ लेके आ गया था। जितने भी लोग जो शूई का सरबराह है, ये मिस्र का सरबराह है, सारे ये बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ये बनाए हुए हैं, इसलिए वो उनको एक तोहफे में मिली हुई चीज़ है। वो कहते हैं कि राज सिंहासन हमारा जो है वो डोल जाएगा। 79 तक उन्होंने ईरान का जो है ना खौफ ख़त्म किया हुआ था, वहाँ शाह ईरान को बिठाया हुआ था। शाह ईरान जो था वो अमरीकी जिस तरह सिपह सालार था इस इलाके, अगरचे कि उसके अंदर वो उनसे दोस्तियाँ भी थीं, लेकिन कोई ऐसी जंग वंग का मामला नहीं था, कोल्ड वार चल रही थी। उस कोल्ड वार में आपने नासर के खिलाफ एक्शन लेना था, आपने लिया, आपने हफज अल असद के खिलाफ लेना था, लिया, कज़ाफ़ी के खिलाफ लेना था। लेकिन अब वो कहते हैं, ये इसलिए मैंने कहा था कि वो उन्होंने अमेरिका को ये लाइन दी है कि भाई एक दफ़ा पूरी फोर्स के साथ अल्लाह बोल देना। लेकिन अमेरिका का बस नहीं चलता कि अगर आज रात को 12 बजे नेगोशिएशन होके ईरान के साथ एक सेटलमेंट हो जाए और वो निकल जाए, तो वो उसके बजाय 9 बजे कर ले। अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गल्फ के अंदर, इट्स टोटली वेनिश्ड, ख़त्म हो गया। 8 में से 13 बेसिस उनके ख़त्म हो चुके हुए हैं, और अभी मैं पढ़ा था $1 बिलियन का उसका जो इक्विपमेंट का जो था ना, वो आज की रिपोर्ट है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। उसको रिप्लेनिश करने के लिए, यानी उसको दोबारा वहाँ पर पैट्रियट लगाने के लिए, उसकी बहाली के लिए, उसको असला के वो सारे चीज़ें, उन 18 में से 13 में से कहते हैं कम से कम 6 तो ऐसे हैं जो शायद अगले 3-4 साल तक भी रिपेयर ना हो सके, तो उसको कम से कम 2-2.5 साल चाहिए। तो 2-2.5 साल अमेरिका के लिए कोई 44 साल सैंक्शन से लगाई हैं, तो वहाँ ये भी लगा देंगे। तो वो उनको उसको ये बड़ा मसला है कि अरब ममालिक जो हैं जिनसे वो तेल का बाकी चीज़ें मसला था, चीज़ें असला बेचता था, वो कहते हैं कि भाईजान जो इसको रोक लो। दूसरा ये है कि इसराइल जो है, इसराइल समझता ये है कि इस जंग के अंदर वो जितना ज़्यादा अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर ले उतना अच्छा है। ठीक है, उसका उर्दन का बॉर्डर सिक्योर है, उसका मिस्र का बॉर्डर सिक्योर है, उसका एक शाम का बॉर्डर ख़राब था, वो अभी सिक्योर हो गया है जुलानी के आने। अब रहेगा था लेबनान का बॉर्डर, लेबनान के बॉर्डर में उसने जंग छेड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो अरबों के लिए। अरबों ने देखें इतना लंबा काम किया, मेहनत की, सारा कुछ किया। ये देखें अब कीक उनका ये जो जगह है ना, ये अब कीक, ये बेसिकली वो अपना खुबर का जो इलाका है, जहाँ अरामको की बड़ी कंपनी है, जहाँ तेल है, इसके साथ ये बहरीन भी है। यहाँ से उन्होंने लाइन खींची और ये यम्बू में लेके आ गए, और यम्बू जो है स्टेट ऑफ हुर्मस नहीं, ये बाबर मंदब के इलाके में। इधर से जनाब इन्होंने यूएई वालों ने ये किया, इन्होंने ये जो था फजीरा के पास से उन्होंने अपनी एक लाइन खींची और वो उसको बाहर निकाल दिया। ये वाली ये फजीरा से उन्होंने ये सऊदी निकाली और यहाँ से आते हुए ये बाहर निकला, ये बाहर निकला। लेकिन ये उन्होंने ये IRC मैप ऑफ द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मस, उन्होंने इसको शामिल कर लिया इसके अंदर। अब शामिल करने से तो कुछ नहीं होता। हुआ ये है कि इजराइल ने अपने जो है हमले जो है लेबनान पे तेज कर दिए। ठीक है, और लेबनान पे तेज करने के साथ एक और चीज़ आपको याद है कि हमने 2 दिन पहले एक खबर सुनाई थी कि पाकिस्तान के उन्होंने डिनाई किया है जी, कि वो हमने इन्फॉर्मेशन बात नहीं की। ये 2 मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज़ हैं इसराइल के जो फॉर्मर जो CIA अमेरिका के CIA जो है एनालिस्ट है, उसने क्लेम किया कि ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग न्यूक्लियर पावर। ये जेसन लैरी क्या नाम ये हाँ जी, फॉर्मर एनालिस्ट लैरी जॉनसन claimed that Iran is on the verge of becoming a nuclear power and alleged Pakistan rallied a warning to the US Islam। उसमें वो कहता ये है कि एक
मसूद पेज़ेश्कियान जो था, प्रेसिडेंट था यूनाइटेड का, ईरान सदर का, ईरान का। उसने एक गैर सेफ किस्म की टेलीफोन लाइन पे गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ से, अच्छा, और उसने जो है उसकी बात पकड़ी गई है कि हम 28 जून को धमाका करने वाले हैं, एटमी धमाका। एटमी धमाका करने वाले हैं, ठीक है। हु हैज alleged that Iran is on the absolute verge of declaring itself a nuclear power has threatened to detonate a nuclear bomb in the Jugging Freedom podcast hosted by the judge Andrew Napolitano, a former New Jersey Superior Court judge. वो कह रहे पुराना कोई जज था, उसने लैरी जॉनसन claimed that Pakistan's Deputy Prime Minister Isaac Dar personally passed a red alert message to the US Secretary Marco Rubio. ये अच्छा, उसने कहा, ठीक है। ये अपने इन्होंने खबर लगाई है, उसके साथ ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की भी ये उसके साथ साथ की खबर इस तरह की लगी हुई है। ईरान बेसिकली ये वो इसका नॉर्मन रोल जो है ये उनका वो है अपना CIA का। वो कहते हैं जी ईरान ने 3-4 जो है हफ्ते में करना था, वो उसको मिल गए हैं, अब उसने बना लिया है, और जब वो बना लेगा फिर तुम चीचू चाचा चाचा मत करना। उसके बाद हुआ ये है कि जब उन्होंने कहा कि ना करो, तो उन्होंने ईरान के कुछ तनसीबात पे हमला किया, जो ऑयल रिलेटेड तनसीबात थी, उनके जो कीश आइलैंड के पास थी, बाकी जगह पे। ईरान ने फिर इन रिटेलिएशन इसराइल पे हमला किया। फर्स्ट टाइम मिसाइल इस्तेमाल हुए। ईरान ने अभी तक अपने मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए थे, ड्रोन्स के चलता था, टॉमहॉक मिसाइल वो इस्तेमाल हुए। अब उससे हुआ यह है कि इसराइल जो है, रिपोर्ट्स जो है इसराइल की हैरट्स वगैरह में तो आई हैं कि इसराइल के ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की जगह जो हैं, जाफा के अंदर, हीफा के अंदर, वो इलाके जो कि बड़े उसके स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, वहाँ पर लगे हैं जाके। अब लगना बड़ी बात होती है। उधर से इसराइल ने ये किया है कि अपनी पूरी की पूरी तवानाई जो है वो लेबनान के अंदर इलाके को इन्वेड करने में ख़ास तौर पे उन्होंने एक उनका पुराना सलीबी किला है, वो जिसको कहते हैं व्यू फोर्ट किला। ये बुनियादी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनाया था सलीबी जंग के दिन, ठीक है। अब इस किला की खूबी ये है कि यहाँ पर अगर आप फौज आपकी बैठी है तो आप 2300 मील तक आप उस इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं और बैरूत पे हमला कर दें। अब मतलब जैसे पहले बैरूत के इर्द गिर्द करते, ट्रिपोली पे करते थे, उसके बाद ऊपर जाके क्या नाम है वो जो जहाँ पर अमल मलेशिया वाला हेडक्वार्टर है, बक्का वैली, उस पर करते थे, फिर वो तंजाली जो रिवर है उससे करते थे। लेकिन अब उन्होंने बैरूत पे जैसे ही उन्होंने हमला किया, उसके जवाब में कल उन्होंने ये किया है, खौफनाक तरीके से तेहरान शहर पर हमला किया। और तेहरान शहर पर जो हमला था उसका इतना सख्त था कि सुना है कि फॉरेन ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना बिल्कुल जिसे कहते हैं इत्तलात ये भी दी जा रही थी कि शायद IRGC के जो मौजूदा कमांडर थे ना वो भी नहीं, वो तो सेफ है, वो तो सेफ है, वो कंफर्म नहीं हुआ, वो कंफर्म नहीं हुआ। देखे ना, ये उन्होंने फिर आज ईरानियों ने तस्वीरें जारी की हैं कि आप हमारी बातें करते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा इलाका है उसके अंदर लोग जाग रहे हैं, सब कुछ। फ़र्क देखें कितना है कि वहाँ पर ईरान पे हमला हुआ है और वहाँ पर स्कूल भी चल रहे हैं, बाजार, लेकिन कल इजराइल में स्कूल बंद हैं और कल इजराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जिसे कहते हैं छुट्टी है इसकी। अब आज BBC ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक आर्टिकल शाया किया है कि ट्रंप की ख्वाहिश के रास्ते में तेहरान और नेतन्याहू कैसे रुकावट बने हुए। तेहरान को बुनियादी तौर पर किसी भी किस्म के समझौते के अंदर 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक वो उसको नहीं लाना चाहता, और वो ख्वाहिश उसकी अमेरिका की ख्वाहिश है कि एक तो यूरेनियम हमें दे दी जाए। और कल मैंने आपको प्रोग्राम में बताया भी था कि उसकी अपनी रशिया के साथ जो $20 अरब का मुआहदा हुआ है, $25 अरब का, वो कोई छोटी बात नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी यूरेनियम भी रखेंगे, ट्रंप से ऐसे है ना जैसे ट्रॉफी जाते जाते छीन लीजिए, ठीक है, आखिरी रेस पे जा रहा हो ट्रॉफी छीन, ट्रंप हक्का बक्का रह गया। अच्छा, दूसरी उनका ये था कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसके ऊपर ये जो कंट्रोल। अब सबसे बड़ी बात है, एक सबसे छोटा मुआहदा भी अगर ईरान का कर दें कि हम आपके 23 अरब रुपया जो आपके रखे हुए हैं, तो अमेरिका की शिकस्त है। वो 23 अरब रुपया जो है साउथ कोरिया में दूसरी, अब वो कहते हैं जी हमें जो नुकसान हुआ उससे पूरा करेंगे, एक और तरह के बयान। ईरान कहता है तवाने जंग दो। इस दौरान हुआ यह है कि वो जो इन्होंने रास्ते बनाए हुए थे, इन रस्तों को रोकने के लिए आज सुबह, ठीक है जी, न्यू दिल्ली का एक जहाज जा रहा, तो कहते थे वे जा रहा था इसराइल को, ज़ायनिस्ट को मदद करने की। अच्छा, किस रूट से?
वो बाबल मंदब से जा रहा है। अच्छा जी। वो जो जहाँ से उन्होंने पाइपलाइन निकाली है ना, हाँ, ये हाँ। वाली, ये इस जगह से जा रहा था यहाँ। ठीक है। ये रेड सी से होते हुए उसने अदर उसने कहा है कि हुआ यह है कि 24 इंडियन सी फेयर सीक अर्जेंट हेल्प फॉर द वेसल। 24 इंडियन जो हैं वो उसके इंडिया को उन्होंने कहा कि हमें हमारी जान बचाओ, हमारा जहाज डूब जाएगा। ठीक है। द सीमेंस यूनियन ऑफ द इंडिया ऑन Sunday sought urgent assistance for 24 Indian seafarer abroad. A vessel reportedly attack of the coast of Oman amid heightened tensions in the region linked to the Israel-Irani conflict in a post on X. ये उनकी सबसे बड़ी। The union did not provide the detail, लेकिन वो कहते ये हैं कि हमला उस पर हुआ है और उन्होंने कहा कि हम ये रास्ता भी आपका बंद कर दें। ठीक है। अगर अगर आप ये रास्ता बंद कर दें तो आप खुद सोचें कि 20% जो इस वक्त 80% उन्होंने अपना रास्ता चला दिया था। ठीक है। लेकिन 80% में से ये जो बाकी 20% रह जाएगा। ठीक। अब इस वक्त हुआ यह है कि ईरान अमेरिका ने इन दोनों को राज़ी किया है कि आप जो हैं आप किसी तौर पर भी अब कोई अटैक नहीं करेंगे, जिसमें नेतन्याहू भी राज़ी हो गया है और ईरान भी राज़ी हो गया है कि हम अटैक नहीं करेंगे। ये आखिरी खबर जो है, ईरान हार्ड स्ट्राइक्स ऑन इसराइल बट इशूज़ लेबनान वार्निंग। ठीक है जी। ये तकरीबन 11:15 AM की खबर है उस वक्त की, लेकिन अब इसको इन्होंने हार्ड करवा दी। अच्छा। ठीक है। उसने अब देखें खबर ये भी लगी है, इसराइल से स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे द स्कूल वुड रिमेन क्लोज आफ्टर द कंट्रीज ट्रेडेड स्ट्राइक्स विद ईरान इन द वर्स्ट एस्केलेशन। जबकि ईरान ने अपनी तस्वीरें शाया की हैं कि हम तो जनाब इधर सुबह सवेरे जाते हैं। आप अंदाजा करें जिस दिन आयतुल्लाह खामेनी जो थे उनकी शहादत हुई है उसके अगले दिन भी बाजार खुले हुए थे। तब आज भी मैं देख रहा था कि इधर से स्ट्राइक्स हुई हैं, फिरदौसी मार्क उस पर स्ट्रीट है जहाँ फॉरेन ऑफिस का दफ्तर है, तो उससे आगे मैदान आज़ादी को ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जो है ईरानी वहाँ जमा थे। ये है वो सूरत हाल जिस सूरत हाल में अभी हज फ्लाइट्स थोड़ी रहती हैं। फिर मैं कह रहा हूँ अच्छा, अभी हज फ्लाइट्स थोड़ी रहती हैं, अभी सिर्फ इशारे हुए हैं। ठीक है। इस इशारों के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ट्रंप ये कहेगा तू भी लड़ तो तुम भी लड़, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। इसराइल को और आमने सामने और मैंने आपसे कहा था आखिरी लड़ाई कहाँ होनी है, इसराइल की और ईरान की और अरब ममालिक की। असला सप्लाई करेगा, पीछे रह के करेगा अमेरिका। और ये उसने हरकत की थी सोमालिया में। सोमालिया में फरादीद के साथ जब हुआ था तब पाकिस्तान से ब्रिगेडियर सौरत अब्बास किया था वहाँ जाके उसने उनको जो अमेरिका का हमला करना, अमेरिका तो निकल गए हुए थे जिन्होंने बदला लिया था अमेरिका। हम दूसरों का बदला लेते हैं ना। यही वजह है कि 101 दिन हो गए हैं, हम सिर्फ अमेरिका और ईरान, ईरान और अमेरिका, अमेरिका और ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान और सऊदी अरब से हम वो खेल रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या बीत रही है। क्या हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हमें नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है? हमारा एक बंदा भी आज़ाद कश्मीर में अगर चला जाए, जान से चला जाए, तो पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में खबर बनती है। बिल्कुल ऐसे लोग उसको लेबरेट करते हैं गज़ा के साथ, फलाने के साथ। फिर हमारा जो इलेक्शंस का वो तरीक़ाकार हमने गिलगित बल्तिस्तान में करना चाहा था वो फिर आज करने की कोशिश की, अगर हो नहीं पा रहा। लेकिन क्या हमें अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है? लेकिन एक बात ये बताऊं कि इस वक्त जो है ये फिर ये जंग, क्योंकि इसराइल ने भी बात नहीं आना और ईरान ने भी बात नहीं आना। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आगे शायद 10 दिन और चलेगी आपकी हज फ्लाइट्स, और उस दौरान में वो ईरान भी अपना मामला तय कर रहा है। और ईरान ने जो 28 जून कहा है वो बुनियादी तौर पर 28 जून उनकी वाकई हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि वो न्यूक्लियर पावर के तौर पे आ जाए, और ईरान से वो डरते भी बहुत हैं। सर आपको लगता है, मुझे इस खबर में से शुबा आ रहा है कि ये खबर खुद दिलवाई गई है ताकि दुनिया को इश्तिहाल दिलवाया जा सके कि देखें जी ईरान जो हम कह रहे थे वो कर गया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसने हासिल कर लिया है। अब उसमें मैं सवाल मेरा ये है, JCPOA हुआ 2015 में, ओबामा ने किया, तोड़ा किसने? वो ट्रम्प ने तोड़ा, 2018 में तोड़ा। अच्छा, अब अभी जो हमला हो वो भी ट्रम्प साहब कर रहे हैं, तो ट्रम्प डजंट वांट के सुलह हो। देखें अमेरिका का ये चूरन आयतुल्लाह खामेनी के ज़माने से भी नहीं बिका। ठीक। अमेरिका ने चूरन बेचना शुरू किया नाटो को कि जी ये तैयार हो गया, ये है वो है, नहीं बिका। अमेरिका ने चूरन बेचना शुरू किया अपना, बाकी ममालिक को नहीं बिका। अमेरिका का चूरन किसने खरीदा? हमने खरीदा, सिर्फ पाकिस्तान ने खरीदा।
या अरब और ममालिक। अमेरिका को ये इसराइल ने बेचा। अमेरिका 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 बेसिकली सैटेलाइट स्टेट है ना इसराइल की, तो वो तैयार नहीं हुए, वरना वो पहले दिन तैयार हो जाते। फिर अमेरिका के बारे में जो यूरोप की जो पोजीशन है, स्पेन जैसा मुल्क जो है वो आपको एयर स्पेस यूज करने नहीं देता। फिर ईरान को के इस जंग के अंदर इस जितनी फायदा जो है रशिया को हुआ, किसी और मुल्क को नहीं हुआ। चाइना ने अपने आप को स्टेबलाइज किया। इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान और उसके साथ साथ बाकी सारे इलाकों के अंदर उनकी एक स्टेबिलिटी बन चुकी है। अमेरिका एक अजनबी है इस इलाके के अंदर, और अजनबी इस सतह का अजनबी है कि उसका एक भी अड्डा अब इस काबिल नहीं रहा कि इसको खुद डिफेंड कर सके। जब आप इस काबिल ना रहें, अमेरिका का अड्डा इसलिए होता था ना कि इसको हाथ को नहीं लगाया। ये बड़ा भी सिर्फ रूस ने कहा था हमने रेड निशान लगा दिया पेशावर के उसके ऊपर, जब पाकिस्तान में U-2 त्यारा 1960 में उड़ के गया था और उन्होंने पायलट को पकड़ लिया था, त्यारा गिरा दिया था, जासूसी त्यारा, उसको पायलट बना होता था, तो उन्होंने कहा था हम निशान लगा दिया, आप इंसान बनो। डेगो गार्सिया में अड्डा है अमेरिका, कोई हमला नहीं करता, ठीक है। इस तरह अमेरिका के 760 अड्डे हैं, कोई नहीं हमला करता कि जी पीछे वो अमेरिका की फोर्स है, हमें तुन के रख देगा। ईरान ने हमला करके देख लिया, अमेरिका ने तुन के नहीं रखा, ना वो तुनने की एक असलियत में रह गया, ना वो तुनने की सलाहियत में रह गया। उल्टा ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि पूरे के पूरे गल्फ के अंदर से अमेरिका की वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई। दूसरा एक रास्ता उन्होंने ढूंढा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये 1911 से इस जगह के सिपाही जो हैं, ये पहले गजा फतह करके देते थे अंग्रेज़ को, फिर फ़लस्तीन फतह करके देते थे अंग्रेज़ को, फिर बगदाद में उस्मानी को कत्ल करके करते थे, फिर खाना काबा के साथ जो है उन्होंने कोई शरीफ मक्का के साथ मिलके उन्होंने कोई तकरीबन कोई 32 दिन की वो छोटी सी जंग थी, वो लड़ी और खाना काबा फतह करके दिया। तो हमें तो कोई परवाह नहीं ना, हम तो कहते हैं भाई ठीक है जिधर भेजना भेज दो, और वो हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह की हुई, ठीक है। तो वो उसमें हम चले भी गए हैं, आपको पता 50,000 के करीब वो ट्रूप्स भी, और उसके साथ साथ 18 के करीब बाकी से, तो एक, लेकिन पाकिस्तान किस किस को, एक अनार 100 बिनार। अगर सऊदी अरब को फौज भेजता है तो यूएई कहता है मुझे भेजो, तो कहते हैं सऊदी अरब के साथ तो हमारा डेगेट ऑन हो गया। अब इंडिया कितना होशियार है कि इंडिया ने अभी तक नहीं भेजा, ठीक। फिर कतर में कैसे भेजेंगे, बाकी जगह पर। फिर ये है कि आप अगर आप लड़ने चलेंगे तो आपकी लोकल रेपुटेशन पब्लिक में, आप इस तरह की आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है कि आप वहाँ जाके कुछ कर लो शुरू। तो एक तो ये है कि मैंने पहले दिन कहा था 100 दिन लगा लो या 300 दिन लगा लो, ये तमगा कि आपने अमेरिका की और ईरान की आपस में सुलह करवाई, ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं मिलने वाला, इसके दो दुश्मन हैं। पहला दुश्मन है इसका इजराइल। इजराइल की बुनियादी वजह यह है कि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी किस्म का अमन हो, क्योंकि वो ना वहाँ इब्राहिम अकॉर्ड हो ना कुछ और हो। और दूसरा ईरान खुद, क्योंकि ईरान वाले जो है ना, अगर कभी किसी ईरानी को जाके जाओ तो फारसी में एक नारा लगाते हैं कि यहूदियों खैबर को मत भूलो। हज़रत अली को सिंबल है उनके, उन्होंने यहूदियों की ऐसी तैसी की थी, खैबर का किला उतारा था, फातेह खैबर और ये वो, तो एक उनके यहाँ उन्होंने फरवर बनाया हुआ। दोनों रिलीजियस मामलात हैं, रिलीजियस उनके देखा रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना हो तो ईरान में इस तरह की सूरत नहीं होती। फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने देखा है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है, हमें भी लड़ना है। अब ऐसे में होता ये है ना कि दुनिया में कोई, वो जो इकबाल कहता है ना, शहादत मकसूद मतलब मोमन न माले गनीमत न किश्वर को होता है, वो दिल में जीने मरने की तरफ पहले अपने पैकर खाकी में जहाँ पैदा करे, वो वाली बात जो है ना, वो एक जज्बा जो उठता है ना, वो जैसे उनके यहाँ उठता है कि अपने मसाया को, वैसे ईरानियों ने अपने आप को ट्रेंड किया हुआ। अब ये वो जंग है जो एक स्पिरिचुअल लेवल पर लड़ी जानी है, इसके बारे में रसूलुल्लाह के हदीस से भी सारा कुछ है। बाकी ये जो मिना के अंदर जंग है, जो फिर एक और हदीस पे है कि मुहर्रम में तलवार आ जाएगी मुसलमानों के हाथ में। अच्छा, अब वो मुहर्रम भी आने वाला है, ये भी देख लेंगे क्या सूरत हाल है, ठीक। अब ईरानी उस मुहर्रम के दौरान 10 मुहर्रम के बाद फिर शुरू हो जाए, तो आप सोचेंगे ना 10 दिन जब वो मजलिसें पढ़ेंगे और साथ वो कहेंगे कि यजीद वो था, तो अब आज का यजीद जो है वो जो है क्या नाम है, तो फिर उसके बाद आप सोचें खून कैसा गरमाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान की जो थोड़ा सा भी मजहबी है उसकी ख्वाहिश जरूर होती है कि उसका आखिरत ठीक हो जाए, वो यहाँ से शहादत की मौत लेके जाए, उसके सारे गुनाह जाएँ, शहीद होने के उसके अंदर धुल जाएँ, उसके खून में धुल जाएँ। ये ऐसी जंग है जहाँ उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे एक सिर्फ डर लगता है कि जब ये फैलेगी तो इस फैलने के अंदर होगा ये जो हम लफ्ज़ कहते हैं ना प्रॉक्सी, ये बहुत गलत लफ्ज़ है।
ये गोरा इस्तेमाल करता है। हिजबुल्लाह प्रॉक्सी नहीं है, हिजबुल्लाह का बाकायदा अपना वहाँ स्टेट है, ईरान उनकी मदद करता है। हमास ईरान की प्रॉक्सी नहीं है, हमास का अपनी फाइट है। जब ईरान में नहीं था उस वक्त भी हमास फाइट कर रहा था, उस वक्त भी फ़लस्तीनी फाइट कर रहे थे। इसी तरह हौसी भी प्रॉक्सी नहीं है, ईरान उनकी मदद कर, प्रॉक्सी है ये ज़ैनब-यून, फ़ातिमा-यून जो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं वो जाते हैं। तो उनकी अपनी बाकायदा कॉज भी है कि हमने इसराइल के खिलाफ लड़ना है, जबकि इसराइल की इस किस्म की कोई प्रॉक्सी नहीं है। इसराइल जो है वो स्टेट्स के जरिए जाता है, मदद कर लेता है, यूएई के जरिए चला गया अपना। तो एक चीज़ बात यह है कि अपने घर को संभालने वापस आ जाए। कल हम इंशाल्लाह, बहुत देर हो गई अब बात नहीं की, वरना आपको ये ना हो कि अब तो इंटरनेशनल प्रेस में हल्की हल्की बातें भी शुरू हो गई हैं। मुझे सिर्फ डर ये लगता है कि जिस वक्त 25 मार्च 1971 हुआ था ना, तो इसी तरह का बयान इंडिया ने दिया था कि हम नहीं समझते जो कुछ वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, इंडिया खामोश नहीं रह सकता। तो अगर खामोश ना भी रहे तो आप जंग में तो उलझेंगे ना, तो जंग में अगर उलझेंगे तो ये जंग जो है वो फिर वो सिर्फ वो अपना राफेल की और उसकी जंग नहीं, फिजिकल जंग होगी। बिल्कुल ठीक है। और मुझे आज जो मैं अर्ज़ कर दूं, नसीम अनवर बेग साहब के घर में हम बैठे थे, ये बात मैं कर रहा हूँ 2008-9 की। तो एक बुज़ुर्ग उनके यहाँ आए, वहाँ बड़े लोग आते थे, कोई ऐसा बंदा नहीं जो नसीम अनवर बेग साहब के घर में ना आता हो। मतलब अनवर ज़ाहिद साहब से लेके तो हमीद कुल से लेके तो बड़े बड़े जितने भी लोग, इवन उसामा बिन लादेन से लेके तो बाकी सारी दुनिया वहाँ आया करती थी। तो उसने कहा था कि इंडिया जंग होने वाली है, आज हो 7 साल 10 साल बाद और 15 साल के बाद हो, कश्मीर के इशू पे होगी, लेकिन कश्मीर के इशू को वो सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं रहने देंगे। हेड मराला कश्मीर का इलाका है और उसके और जलालपुर जट्टा के दरमियान में से इंडियन फ़ौज हमलावर होगी और आपको फिर लड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आपकी जो है फोर्सेस हैं उनको आज़ाद कश्मीर में कोई पानी पीने का पूछ ले और आपको इज़्ज़त के साथ वहाँ से ज़िंदगी गुजारनी पड़े और आप अच्छी तरह लड़ें, आप वो मुज़ाकरात छोड़ें और ये मुज़ाकरात शुरू करें। क्योंकि अंदर वाले मुज़ाकरात बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाजरीन, आपने वो एक सुना होगा इडियम कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फायर। ये इसकी एग्जैक्ट मिसालें आपको दो देता हूँ मैं कि बोर्ड ऑफ पीस बना जी, हम तो वहाँ पे अमन लेके आना चाहते थे तो हम उसमें कूदे, और जब वो बोर्ड ऑफ पीस बन गया तो पता लगा अगले दिन कि जी इसराइल पर हमला हो गया और हम बशमूल कई मुस्लिम ममालिक अमेरिका के साथ ईरान पर हमला हो गया बशमूल पाकिस्तान और कई मुस्लिम ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हैं। हम अमन करने के लिए निकले थे तो हम जंग में जा कूदे। फिर KSA, UAE, कतर, बहरीन, इन्होंने कहा जी कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गया है तो अब कोई रास्ता निकालें। तो ये रास्ता निकाल के निकले जी बाबुल मंदब रेड सी की तरफ। वहाँ पे हौजी बागियों ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया है, तो आप वहाँ से बचने के लिए वहाँ गए, वहाँ पे एक और मुसीबत खड़ी है आपके लिए। तो ये मुसीबतें उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगी जब आप सही डायरेक्शन में फ़ैसले नहीं करेंगे जो एक्चुअली उस रीजन की, उस खित्ते की नेचर डिमांड करती है। अगर आप अमेरिका के कहने पे फैसले करेंगे तो उनके रिजल्ट्स फिर यही निकलेंगे कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फायर। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।